हेलो फ्रेंड्स, आपनो गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हम जानेंगे भूगोल का प्रथम अध्याय जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। इसके बारे में देखेंगे। आप सभी ने आसमान में कुछ वस्तुओं को सूर्यास्त के बाद चमकते हुए दिखाई देती हैं। वो सभी ने देखी होंगी और उनमें एक चंद्रमा भी होता है, उसे भी आप सभी रोज देखते होंगे। लेकिन उसकी चंद्रमा की अलग अलग समय पर अलग अलग स्थितियां होती हैं, जिन्हें जैसे चंद्रमा आज पूरा दिखा, फिर क्या हो गया, घटता गया एक दिन क्या होता है कि हमें वो दिखाई नहीं देता। ये क्या है, अलग अलग समय पर उनकी अलग अलग स्थितियां हैं जिनको कुछ नाम दिए गए। जैसे जैसे पूर्णिमा, जो पूर्णिमा होती है उस पर क्या होता है, चंद्रमा कैसा दिखाई देता है, इसके नाम से ही पूर्णिमा यानी पूर्ण कैसे दिखाई देता है, यानी पूरा। इस तरीके से हमें गोल एकदम चमकदार यानी पूरा हुआ चंद्रमा, एकदम उसकी जो किरणें हैं फैली हुई होती हैं। इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, देखिए, जिस दिन चंद्रमा जिस दिन चंद्रमा आकार में पूरा दिखाई देता है, पूरा दिखाई देता है, उस दिन हम क्या कहते हैं, चंद्रमा है। ये कब होता है, एक महीने में एक बार दिखाई देता है। ये हमको कब दिखाई देता है, ये एक महीने में एक बार दिखाई देता है। ठीक है, ये क्या है, हर एक महीने में हमें चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। उस दिन क्या होती है, पूर्णिमा होती है। अब देखेंगे दूसरी स्थिति क्या है, चंद्रमा की अमावस्या। इस दिन क्या होता है, अमावस्या। अमावस्या के दिन क्या होता है, आसमान साफ होता है, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, यानी क्या है, चंद्रमा की स्थिति बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। तो उस दिन क्या होता है, अमावस्या होता है, आसमान में चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। तो 15 दिन के बाद 15 दिन के बाद इस स्थिति में, अभी तो पूरी थी, बाद में क्या हो जाती है, घटती जाती है। तो इस स्थिति में बदलाव होता है। जिस दिन क्या होता है, जिस दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से यानी पूरी तरह से हमें दिखाई नहीं देता, या भारत में वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। उस दिन क्या होता है, अमावस्या होता है, पूर्ण रूप से यानी पूरी तरह से चंद्रमा हमें नहीं दिखता। अब आगे देखते हैं, इसमें जो वस्तुएं हमें रात के समय चमकती दिखती हैं वो दिन के समय चमकती हुई क्यों नहीं दिखती। ये हर किसी के मन में क्वेश्चन होता है कि हमको सुबह जो चीज चमक रही है, जैसे सूरज है, मतलब जो रात के समय क्या है, रात के समय चमकते हुए क्यों नहीं दिखाई देते। अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है, जैसे दिन के जो रात के समय चमकती हुई वस्तु दिखती है हमें, चंद्रमा, तारे, वो सभी क्या है, दिन के समय हमें दिखाई नहीं देते। तो क्यों नहीं दिखाई देते,
उसका कारण है कि जो वस्तुएं हमें रात में दिखती हैं वो दिन में क्यों नहीं दिखती। ये एक तरह का क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, क्यों नहीं दिखती, क्योंकि ये कहीं क्या है, आसमान से जाती नहीं बल्कि आसमान में रहती। लेकिन क्या होता है, जो दिन के समय जो सूर्य की रोशनी होती है दिन के समय, इसका कारण है कि दिन के समय सूर्य की जो तेज रोशनी आती है, तो सूर्य से निकलने वाला अत्यधिक प्रकाश के कारण दिखाई नहीं देता। ठीक है, किसकी वजह से नहीं देखता, जो दिन के समय जो सूर्य निकलता है वो क्या होता है, इतना तेज होता है, उसकी जो रोशनी होती है, उसका प्रकाश इतना तेज होता है कि वो जो रात में निकलती हैं वो चंद्रमा तारे, वो क्या है, इनको छुपा लेता है, यानी हमको दिखाई नहीं देता सूर्य के कारण, उसके तेज प्रकाश के कारण। अब देखते हैं कि जो क्या होते हैं, खगोलीय पिंड क्या होते हैं। खगोलीय पिंड वो सभी वस्तुएं जो हमें आसमान में चमकती हुई दिखाई देती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड कहते हैं। वो सभी वस्तुएं जो आसमान में रात के समय चमकती हैं, ठीक है, जैसे हम तारों को देखते हैं, ग्रह हैं, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि, ये सभी क्या है, खगोलीय पिंड है। जितने भी ग्रह आते हैं, तो हमारी पृथ्वी भी क्या है, हमारी पृथ्वी भी खगोलीय पिंड है। हमारी पृथ्वी भी ग्रह है, तो ग्रह क्या हो गए, खगोलीय पिंड हो गए। तो हमारी पृथ्वी भी खगोलीय पिंड का एक भाग है। ये जो हमारी पृथ्वी क्या है, खगोलीय पिंड है। ये क्या है, ये गैसों से बने होते हैं। खगोलीय पिंड किससे बने होते हैं, तो ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपना क्या होता है, ऊष्मा होती है, प्रकाश होता है। इनके पास
अपना ऊष्मा व प्रकाश होता है। जिसे ये क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, जिसे उत्सर्जित करते हैं। ऐसे खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, जो क्या करते हैं, इनके पास क्या होता है, अलग अपना ऊष्मा होती है, प्रकाश होते हैं, जिसे ये क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। ऐसे खगोलीय पिंडों को हम क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा हो, प्रकाश हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, तारा कहेंगे। अब आप सोचते होंगे जो सूर्य है, तो सूर्य भी क्या है, एक तारा है, इसलिए तो उसका अपना एक ऊष्मा है, उसका अपना प्रकाश है, तो उसे भी हम क्या कह सकते हैं, तारा कह सकते हैं। तो सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, यहां तक क्लियर। आगे देखते हैं। अब बात करेंगे नक्षत्र मंडल की। क्या होती है नक्षत्र मंडल? नक्षत्र मंडल तारों के विभिन्न समूह को, जिसमें बहुत सारे क्या हमको आसमान में तारे दिखते हैं, उन्हीं तारों के जो समूह होते हैं उनको क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। तो क्या होता है, तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां क्या कहलाती हैं, नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। जैसे हम तारे देखते हैं आसमान में, तो हमें बहुत सारे तारे कुछ इस प्रकार अरबों खरबों घने सारे दिखते हैं, जिनकी हम क्या कर नहीं सकते, गिनती नहीं कर सकते। इस तरीके से ये आसमान हो गया, इसमें भर गए। तो इनमें हम देखते हैं कि आसमान में कि कुछ आकृतियां बनी दिखती तारों से। जैसे अगर हम इन तारों को मिलाएं तो हमें कोई ना कोई तारा, ये सभी तारे क्या देते हैं, कुछ संदेश देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम उन तारों को अगर मिलाएं तो उस कोई कुछ ना कुछ क्या हो रही है, अंक बन रहे। क्या बन रहे, अंक बन रहे। कोई 2 का बन रहा है, कोई 9 का, कोई 5 का। तो ये क्या कहलाते हैं, अंकों का। जैसे अंक बनते हैं तो तारों के विभिन्न समूह द्वारा जो विभिन्न आकृतियां बनेंगी, उनको हम क्या कहेंगे, नक्षत्र मंडल कहेंगे। ठीक है, बहुत आसानी से पहचानने योग्य, जैसे अब क्या है इसमें जो सप्त ऋषि, जिसको हम क्या बोलते हैं, सप्त ऋषि,
ये सप्तऋषि क्या होते हैं? देखिए, बहुत आसानी से पहचानने योग्य नक्षत्र मंडल, जिसे हम क्या कहते हैं? स्मॉल बियर या सप्तऋषि कह सकते हैं। ऋषि कहलाते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? इसी को बहुत आसानी से पहचानने योग्य जो नक्षत्र मंडल है, जो हमारे तारों का समूह है, उसे हम क्या कहेंगे? स्मॉल बियर या सप्तऋषि भी कह सकते हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, जब समय के लिए कोई ना तो दिशा ज्ञात करते थे कि कौन सी दिशा किधर होती, पता नहीं होता था, तो क्या करते थे? आसमान में उस तारों को देखकर, जो उत्तर में है वो तारा क्या होगा? बहुत सारे तारे होंगे, तो वो एक तारा होगा जो क्या उसी दिशा में होगा, तो उस तारों के क्या होती थी? समय यानी दिशा की गणना की जाती थी कि ये क्या है? उत्तरी ध्रुव है, तो ये क्या है? उत्तर दिशा है। इस तरीके से पहचानते थे। तो ये तारे हैं, वो दिशा का निर्धारण भी करते हैं। अब आगे देखते हैं कुछ खगोलीय पिंड, जो खगोलीय पिंड है, जो आसमान में चमकते हुए दिखाई देते हैं, हम उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। तो कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश वे ऊष्मा नहीं होती। कुछ बहुत ज्यादातर क्या होते हैं? सबके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होते हैं, लेकिन कुछ खगोलीय पिंडों के पास अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होते। तो वो क्या करते हैं? वो तारों के प्रकाश से, ये तारों से प्रकाशित होते हैं। तारों से प्रकाशित होते हैं। देखिए, ग्रहों का अर्थ क्या होता है? हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी भी ग्रह है। हमारे जो पृथ्वी, ये क्या है? उस पे पृथ्वी पर क्या है? जो हमारा सौरमंडल है, तो सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं सौरमंडल में। तो वो 8 ग्रह क्या है? तो वो सभी क्या होते हैं? तारों से प्रकाशित होते हैं। तो हमारी पृथ्वी भी क्या है? एक ग्रह है। तो ग्रहों का अर्थ क्या होता है? ग्रहों का अर्थ, ग्रहों का अर्थ होता है परिभ्रमक। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, इसे हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं चारों तरफ घूमने वाला या परिभ्रमक। ये ग्रहों का अर्थ हो गया। अब आगे हम जानेंगे कि जो हमारे जो सौरमंडल है, वो सौरमंडल किसे कहते हैं? देखिए, यहीं पे देखते हैं। सौरमंडल, ये हमारे सौरमंडल की ही चर्चा हो रही है। तो सौरमंडल में पृथ्वी, तो सौरमंडल का अर्थ क्या होता है? सूर्य, देखते हैं, सूर्य वे 8 ग्रह
ग्रह, उपग्रह तथा खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर, उल्का पिंड मिलकर, ठीक है, क्या होती है, उल्का पिंड मिलकर क्या करते हैं, एक सौर परिवार का यानी सौर मंडल, सौर मंडल का निर्माण करती हैं। इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं, सौर परिवार भी कहते हैं, जिसका मुखिया कौन होता है, सूर्य होता है, जिसका मुखिया सूर्य है। ठीक है, ये बात तो हो गई सौर मंडल की। सौर मंडल में क्या होता है, सूर्य होते हैं और 8 ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, उल्का पिंड होती है और खगोलीय पिंड होते हैं। इन सभी से मिलकर क्या हमारे जो सौर मंडल का निर्माण होता है, जिसका मुखिया कौन होता है, सूर्य होता है। क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से जो चमकते हैं, तो सूर्य ही क्या होता है, इस जो परिवार का, सौर परिवार का मुखिया कहलाता है। आगे देखते हैं। इसमें तो हमने जान लिया नक्षत्र मंडल, जिसे सप्तऋषि या दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, स्मॉल बियर। अब इसमें वो सौर परिवार भी जान लिया। अब हम आगे देखेंगे इसमें सूर्य किसे कहते हैं। ठीक, अभी जाना है सौर मंडल का मुखिया कौन होता है, कौन होता है, सूर्य। तो हम सूर्य के बारे में जानेंगे। देखिए सूर्य, सूर्य क्या है, सूर्य सौर मंडल का सबसे बड़ा, सूर्य सौर मंडल का सबसे बड़ा, सौरमंडल का सबसे बड़ा क्या होता है, सदस्य होता है, सबसे बड़ा सदस्य होता है। ठीक है, तो सौरमंडल के, क्योंकि ये सौरमंडल के ये के केंद्र में स्थित होता है, केंद्र में स्थित होने के कारण ये क्या है, सौर परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है। आगे देखेंगे सूर्य का खिंचाव, सूर्य का खिंचाव बल, सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रखता है या बांध कर रखता है। बांध कर रखता है। ये सौरमंडल के लिए यह सौरमंडल के लिए प्रकाश वे
जो सौरमंडल के लिए क्या करते हैं, ये एक इसमें क्या होता है, खिंचाव बल होता है, जिसके कारण इस पूरे सौरमंडल को बांधे रखता है। ये सौरमंडल के लिए प्रकाश वेग ऊर्जा का, क्योंकि इनके पास खुद की ऊर्जा और प्रकाश होता है, इसलिए प्रकाश वेग ऊर्जा का एकमात्र साधन है। हमें सूर्य बहुत जरूरी है ना पृथ्वी के लिए। अगर सूर्य नहीं होगा तो पृथ्वी पर क्या नहीं होगा, जीवन नहीं होगा। ठीक है, आगे देखेंगे इसमें कि सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन व हीलियम, सूर्य में क्या होता है, ज्यादातर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, और दूसरा क्या होता है, हीलियम गैसों का विशाल भंडार है। ठीक है, जो हमारा सूर्य है उस सूर्य में जो गैस है जिससे वो बना है, तो हाइड्रोजन और हीलियम उसमें क्या है, प्रधान गैस है। तो गैसों का एक विशाल भंडार देखने को मिलता है। अब आगे देखेंगे इसमें, ये तो हो गई हमारी सूर्य की चर्चा कि सूर्य का सौरमंडल में सबसे बड़ा सदस्य होता है, सौरमंडल केंद्र में स्थित होता है, और इसमें जो सौरमंडल जो सूर्य है वो उसके खिंचाव बल के कारण पूरे सौरमंडल को बांधे रखता है। ये सौरमंडल के जो ऊष्मा व प्रकाश का भी एकमात्र साधन है। सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन हीलियम गैसों से बना है। ठीक है, एक विशाल भंडार है। आगे देखेंगे ग्रह। हमने ग्रहों की चर्चा की, ठीक है, जिनसे हमें सौरमंडल बनता है ग्रहों से, लेकिन ग्रह क्या होते हैं, तो इसमें देखेंगे हम कि हमारे सौरमंडल में में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार उनका क्रम क्या है, तो पहले आएगा बुध, सूर्य के सबसे नजीक, फिर दूसरे नंबर पे क्या आएगा, शुक्र के बाद हमारी जो पृथ्वी है वो तीसरे नंबर पर आती है, चौथे नंबर पर मंगल। ठीक है, मंगल के बाद क्या आता है, मंगल के बाद आता है बृहस्पति, इसके बाद आता है शनि, शनि के बाद क्या आता है, अरुण यानी यूरेनस, अरुण, फिर आता है वरुण, नेपच्यून जिसे कहते हैं अपन। ठीक है, इसको यूरेनस और इसको नेपच्यून भी कहते हैं ग्रह को। ठीक है, तो इस तरीके से दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, अब आगे देखेंगे इसमें कि जो ये सभी ग्रह मिलकर क्या करते हैं, या ये सभी ग्रह निश्चित पथ पर सूर्य के गोल चक्कर, ठीक है, सूर्य के गोल चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये रास्ते
ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार हैं। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार यानी पूरा गोला लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, तो वो कैसा है, दीर्घ वृत्ताकार है। तो ये जो ग्रह होते हैं ये अपनी कक्षा ये जो चक्कर लगाते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है, इसे दीर्घवृत्ताकार में चक्कर लगाएंगे तो ये अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, तो ये कक्षा कहलाती हैं। ठीक है, देखिए इसमें हम देख लेते कि अरुण को यूरेनस भी कहते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर यूरेनस। ठीक है, और वरुण को क्या कहते हैं, नेपच्यून। ठीक है, ये इस तरह से ये क्या हो गए, 8 ग्रह हो गए। ठीक है, और ये अपने निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं और इनका जो रास्ता होता है दीर्घवृत्ताकार होता है, जिन्हें हम कहते हैं कि अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहे, तो इसको क्या कहते हैं, इस दीर्घवृत्त चक्कर लगाने को हम कक्षा कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में।